जातिवार जनगणना की मांग वो कर रहे हैं जिनको अपनी जाति का पता नहीं। सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना गणना की बात करता है। ये एक सामान्य वाक्य नहीं है, ये एक सामान्य मानसिकता नहीं है। और यहां से भारतीय राजनीति एक नए अध्याय में प्रवेश कर सकती है, बशर्ते विपक्षी दल पूरी गंभीरता से सांगठनिक रणनीतिक योजना के साथ इस राजनीति की तैयारी कर लें। मैं क्यों कह रहा हूं कि यह एक सामान्य वाक्य नहीं है? इसके दो बड़े पहलू हैं। पहला कि जाति जानने के पीछे व्यंग की जो मानसिकता थी, अनुराग ठाकुर बीजेपी का एक बड़ बोला नेता जो पिछली बार नरेंद्र मोदी का इतना चहेता रहा कि बड़ा मंत्री रहा, बीसीसीआई का चेयरमैन रहा, तो प्रेम कुमार धूमल जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे अनुराग ठाकुर को वहां से हटाया गया, मंत्री पद भी इस बार नहीं मिला। और इसीलिए अखिलेश यादव के बीच में जब बार बार विरोध के लिए अनुराग ठाकुर कूदते रहे, तो अखिलेश यादव ने तंज किया कि मंत्री भी नहीं रहे, हम दर्द समझते हैं आपका। शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। ये वही अनुराग ठाकुर है जिसने नारा लगाया था देश के गद्दारों को, और भीड़ की तरफ से आवाज आई थी गोली मारो सालों को। ये वही अनुराग ठाकुर है जिसका बड़बोलापन, अहंकार उसके जातिगत श्रेष्ठता के गौरवबोध, मिथ्या गौरवबोध को रेखांकित करता है। लेकिन उसे अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को अपने इसी गौरवबोध के मिथ्या अहंकार से लैस होकर के जो वाक्य बोला, उसने विपक्ष को एक मौका दिया है। राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, इन दो नौजवानों पर यह जिम्मेदारी है कि इन दोनों को अब वो मौका मिला है जो इनकी राजनीति का केंद्र रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अतीत में कई गलतियां की, जो बात राहुल गांधी खुद स्वीकार करते हैं। जवाहरलाल नेहरू की गलती हो, इंदिरा गांधी की गलती हो, राजीव गांधी का मंडल कमीशन का विरोध करना हो, या 2010 में जातिवार जनगणना की सर्वसम्मति के बाद पी चिदंबरम जैसे गृह मंत्री का चाल चल देना हो, कांग्रेस अपनी तमाम गलतियों की सजा पाती है। लेकिन आज राहुल गांधी उन गलतियों से आगे बढ़कर ईमानदारी से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हिस्सेदारी के लिए जातिवार जनगणना की पैरोकारी कर रहे हैं। हमें आज के राहुल गांधी को देखकर अच्छा लगता है। समाजवादी पार्टी की बुनियाद में ही किसान नौजवान हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जाति तोड़ों की बात करते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपना राजनीतिक आदर्श मानने वाले उनके राजनीतिक शिष्य मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव साफ तौर पर उस जमाने में समाजवादी राजनीति कर गए जिस जमाने में खटिया पर बैठने का हक नहीं था पिछड़ी जाति के लोगों को भी। दलितों को तो अछूत बनाया इसी समाज ने। लेकिन राम मनोहर लोहिया के शिष्य समाजवादी विरासत को आगे बढ़ाने वाले मुलायम सिंह इस कारवां को आगे बढ़ाए। चाहे सांप्रदायिकता के सामने चट्टान बनकर खड़ा होना हो या आरक्षण और सामाजिक न्याय का सवाल हो, जब तक गैर बराबरी रहेगी। मुलायम सिंह यादव का यह भाषण अगर आपने नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा। जब तक ये बराबरी पर खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक आरक्षण की नीति लागू रहेगी, विशेष अवसर की नीति लागू रहेगी, चाहे सामाजिक आधार पर हो चाहे शैक्षणिक आधार पर हो। इस नीति पर हम कायम हैं और इस साथ आपको देखे जा रहे हैं कि इस आरक्षण की नीति जो विशेष अवसर की नीति है, जो समानता लाने वाली नीति है, जो गैरबराबरी को मिटाने वाली नीति है, उस नीति पर हम अड़िग रहेंगे। इसके लिए चाहे मैंने पहले भी कहा और आज दोहराता हूं, चाहे सरकार कुर्बान हो चाहे जान कुर्बान हो, लेकिन इस हम अपने संकल्प से कभी टेकेंगे नहीं, कभी हटेंगे नहीं, ये बताना। जब तक समाज में गैर बराबरी रहेगी,
आरक्षण की व्यवस्था का हम समर्थन करते रहेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी जोखिम उठाना पड़े, क्योंकि आरक्षण के बिना इस समाज में बराबरी नहीं आ सकती। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में बना मंडल कमीशन इस देश को बदलने का क्रांतिकारी दस्तावेज है, जो कहता है कि 52% आबादी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से 3743 ये जातियां पिछड़ गई हैं। इनको इनके हिस्से का हक देने के लिए 52% आबादी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि कैप ऑलरेडी लगी हुई थी इंदिरा साहनी जजमेंट में, जब कैप भी की तो उसको 27% आरक्षण दिया गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसा एक प्रधानमंत्री इस देश ने देखा जिसने मंडल कमीशन की एक सिफारिश को लागू कर दिया। और इसलिए जब अखिलेश यादव ने संसद में खड़े होकर के यह सवाल किया कि तुम जाति कैसे पूछ सकते हो किसी की, इसका अगला वाक्य है कि अगर तुम जाति जानना चाहते हो तो केवल एक व्यक्ति की जाति क्यों जानना चाहते हो, उस 1% लोगों की भी जाति क्यों नहीं जानना चाहते जिनके पास देश की 40.5% संपत्ति का कब्जा है। अगर जाति जानना चाहते हो तो बताओ इस देश के कुलपतियों की जाति क्यों नहीं जानना चाहते, प्रोफेसरों की जाति क्यों नहीं जानना चाहते, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दलित, पिछड़े, आदिवासी कुलपति हैं ही नहीं। अपवाद एक आध छोड़ दे तो तुम इसलिए नहीं जानना चाहते क्योंकि इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 10% आबादी उन प्रोफेसरों की नहीं है जिनकी समाज में आबादी 90% है। यह रास्ता बाबा साहब के संविधान और मंडल कमीशन ने बनाया, जिसको आज भी रोके गया है। तुम एक व्यक्ति की जाति क्यों जानना चाहते हो? तुम वो क्यों नहीं जानना चाहते कि इस देश में 80 करोड़ वो लोग कौन कौन सी जातियों के हैं जो आज भी 5 किलो अनाज अपने पैसे से नहीं खरीद सकते, इतने कमजोर कर दिए गए। तुम क्यों नहीं जानना चाहते कि इस देश के मंदिरों में और इस देश का मैला ढोने वाले लोगों में किस जाति के लोग हैं, गटर में घुसकर मरने वाले किस जाति के लोग हैं? बताओ तुम ये क्यों नहीं जानना चाहते? बताओ तुम क्यों नहीं जानना चाहते कि ब्यूरोक्रेसी में देश चलाने वाले बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट में कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं? बताओ तुम क्यों नहीं जानने देना चाहते कि उद्योगपतियों में जो देश के टॉप 100 उद्योगपतियों उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने हैं? ये इसलिए नहीं जानना चाहते क्योंकि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देश की संपत्ति का कब्जा है। अब माफ करना, ये मत कह देना वित्त मंत्री की तरह मुस्कुराते हुए कि यहां भी आप जाति खोज रहे हो जी, क्योंकि आपको इस देश की जाति व्यवस्था का फायदा मिलता है। मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो जब गांव, चौराहे, चट्टी पर बैठेंगे तो उनके सामने बम्बार्डमेंट किया जाता है कि जो मेरिटोरियस था वो कुलपति बना, प्रोफेसर बना, डीएम बना, जो काबिल था उसे मौका मिला, जो काबिल नहीं था उसे मौका कैसे मिलता? तुम भी मुस्कुराना पहले जोर से कि इतना कमजोर तर्क कम से कम मत दो। मेरिट कुछ नहीं होती, धोखा है, क्योंकि एकलव्य की मेरिट को द्रोणाचार्य ने अंगूठे का गुरुदक्षिणा मांगकर ध्वस्त किया। हजारों साल पुराने तुम्हारे मिथक कहते हैं कि तुम मेरिट वाली चेक करने वाली परीक्षा नहीं लेते, तुम अंगूठा काटने वाले द्रोणाचार्य बन के परीक्षा लेते हो। इसलिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद तुम्हारी मेरिट एससी, एसटी, ओबीसी से नीचे वाले कट ऑफ तक आ गई। शर्म नहीं आई? तुम्हारे चुटकुले बंद हो गए, शर्म नहीं आई? मेरिट झूठ है, क्योंकि जो नेक्सस बनता है, अंतोनियो ग्राम्सी ने थ्योरी दी कल्चरल कैपिटल की, उस कल्चरल कैपिटल में एक दूसरे की मेरिट जोड़ जोड़ करके बना ली जाती है और अपने ही लोग बैठकर इंटरव्यू में अपने ही आदमी को मेरिटोरियस बना देते हैं। ये सब मुट्ठी भर लोगों की ताकत मुट्ठी भर के हाथ में रहे, इसकी साजिश है। और इसीलिए अखिलेश यादव ने जब सदन के भीतर कहा कि तुम जाति कैसे पूछ सकते हो, तो उनका इशारा यह था कि जाति जनगणना के विरोधी तुम हो और तुम सदन में एक व्यक्ति की जाति पूछ रहे हो। असल में यह राहुल गांधी का अपमान करने के लिए अनुराग ठाकुर ने यह सवाल किया था, उपहास करने के लिए
कि उनके दादा दादी किस जाति के हैं, उनके मां उनके पिता किस जाति के, तो जाति क्या है? इस देश के पढ़े लिखे लोगों को यह ट्रेनिंग नहीं दी। जाति तोड़ने का आंदोलन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा, जाति तोड़ो, रोटी बेटी का संबंध बनाओ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, एनिलेशन ऑफ कास्ट तब होगा जब रोटी बेटी का संबंध बनाओगे। और अगर किसी ने अंतर जाति विवाह किया तो तुम बेशर्मी की तरह उनकी जाति जानना चाहते हो? बताओ, जिसका तुम धर्मांतरण करके हिंदू बनाओगे वो किस जाति में रखोगे? बताओ कि तुम कांवड़ ढोने वाले विद्यार्थियों में, नौजवानों में जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं वो किस जाति के हैं, और जो विदेश में पढ़ाई करने गए हैं वो किस जाति के हैं? अगर जाति टूटेगी नहीं तो जाति तो अहंकार में तब्दील हो जाएगी। 90% लोग इस देश के आदिवासी चीख चीख करके कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है। सुनना कभी राजकुमार रोत को, उनका सांसद सदन में खड़े होकर के कहता है कि तुम हिंदू मत बनाओ हमें। हम कहते हैं हमें किसी धर्म में नहीं रहना है, हमको आदिवासी है, आदिवासी रहने दिया जाए। सोचो, आदिवासी की हिस्सेदारी इस देश में कहां है? तुम जल जंगल जमीन के उनके आंदोलनों पर मुकदमे करते हो, हसदेव के जंगलों को, अडानी को बेच करके उनके वजूद पर हमला करते हो, और जब वो अपना हक मांगते हो तो जेल में डाल रहे हो, मुकदमे कर रहे हो। इस देश के दलितों को आज भी कितना हिस्सा मिला, पिछड़ों को कितना हिस्सा मिला। और ये बहुत खूबसूरत दृश्य रहा कि राहुल गांधी के अपमान पर अखिलेश यादव खड़े हो गए तेवर के साथ। बार बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? इसका अगला वाक्य जो अखिलेश यादव का शोर में रह गया, गुम हो गया, वो यही था कि तुम एक व्यक्ति की जाति क्यों जानना चाहते हो? कैसे पूछ सकते हो? अगर पूछनी तो पूरे देश की जाति पूछ करके बताओ कि मुट्ठी भर लोग पूरे देश पर कब्जा क्यों किए हुए। और इसीलिए अखिलेश यादव जब सदन के बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को पढ़ लें बीजेपी वाले, तब तक इस देश के साथ सबका विकास नहीं हो सकता जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी। राजनीति में जो पुराना इतिहास उठाया जा रहा था, मुझे लगता है कि मंडल कमीशन का जो प्रस्तावना है वो जरूर सरकार को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एनिमिलेशन ऑफ कास्ट में क्या उन्होंने कहा है, एक जाति की वजह से क्या दुख दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ये वो मुद्दा है जिस पर अगर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, इनको ताकत भी इस समय है, अगर इस विमर्श को संवेदना के तरीके से गांव तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएं कि जातियां गिनना क्यों जरूरी है, और हम हर एक की जाति जानना चाहते हैं, कौन पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़ रह गया, कौन अमीर हो गया, कौन गरीब रह गया। क्योंकि जातिवार जनगणना केवल जातियों की गिनती नहीं करती, वो ये बताती है कि किस जाति के लोग पढ़ पाए, किसके नहीं पढ़ पाए, किसके पास सरकारी घर नौकरी है, किसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, किसके पास घर है रहने को, कौन बेघर है, किसके बदन पर कपड़ा है, किसके बदन पर कपड़ा नहीं है, किसको पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई सब कुछ मिल रहा है और किसको कुछ भी नहीं मिल रहा। इस देश को जानने का, समझने का एक्सरे जातिवार जनगणना, और भाजपा वाले इसीलिए जातिवार जनगणना नहीं करना चाहते। और अनुराग ठाकुर जैसा एक बड़ बोला नेता राहुल गांधी का अपमान करने के लिए यह टिप्पणी करता है, जिसके बाद राहुल गांधी के साथ खड़े हो गया अखिलेश यादव। यह विचारधारा का रिश्ता है, ये सीटों का समझौता वाला गठबंधन नहीं है अखिलेश यादव राहुल गांधी का। ये दृश्य बताता है, ये तेवर बताता है कि ये विचारधारा का गठबंधन है, और रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता विचारधारा का है। क्योंकि सगा भाई, परिवार का सगा सदस्य भी नफरती विचार का हो जाए तो उससे लोग दूरी बना लेते हैं, और कोई दूर बैठा भी हमारे विचारों से मेल खाए तो हमें वो अपना लगता है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, अब इस डिबेट को आगे बढ़ा देना होगा कि जाति बताओ। और बच्चा लाल उन्नेश की कविता, कौन जात हो भाई, दलित है साहब, नहीं मतलब किस में आते हो, आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं, और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में।
क्या खाते हो भाई जो एक दलित खाता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूं, कर्ज का भार खाता हूं और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूं साहब। नहीं मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो। खाता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या पीते हो भाई जो एक दलित पीता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या मिला है भाई जो एक दलित को मिलता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या मिला है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और तिस पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिलते हैं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या किया है भाई जो एक दलित करता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या किया है? 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया और आते जाते लोगों को सलाम किया। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब, आपके चुनाव का प्रचार। इस तरीके से एक बार सोचिएगा, समझिएगा और विचार करिएगा। अपने देश को अगर जानना है तो जातियां गिनना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।